संख्याओं के प्रकारों की आपको बहुत डिटेल में जानकारी देगा और इसके माध्यम से संख्याओं के प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण ये पोर्शन हो जाता है। नंबर सिस्टम में हालांकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है संख्याओं के प्रकार के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि आखिर संख्याओं के प्रकार से अभी तक एमपीपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, सांख्यिकी जो है वो एमपीपीएससी के सीसेट के एग्ज़ाम में और जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पसंदीदा टॉपिक है। इसमें आप देखोगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है। इसमें माध्य, मध्यिका और बहुलक, इन तीनों से तो लगातार प्रश्न बनते हैं। अब माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध के ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछे गए। जैसे मॉड बराबर क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ये सूत्र जो है कई बार पूछा गया है। अब यह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वह क्या कहलाता है, बहुलक। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर जो मान ठीक बीच में आता है वह क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। तो इन सांख्यिकी से जुड़े प्रश्नों को हम सांख्यिकी की कक्षा में बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने केवल ये बताने का प्रयास किया है कि एमपीपीएससी और जो अदर स्टेट पीसीएस है उसमें किस तरीके से प्रश्न निर्मित होते हैं इस टॉपिक को लेकर। फिर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जाता है। परास का सूत्र, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। आपको पता है कि जब हम सांख्यिकी करते हैं तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है और उसी को हम कहते हैं परिसर। परिसर में जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को आप घटा देते हो तो आपका परास निकलती है। फिर विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमेशा इसमें किस में व्यक्त किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है तो ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मानक विचलन हमेशा होता है, यह धनात्मक होता है। माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सांख्यिकी से संबंधित। अब हम देखते हैं संख्या पद्धति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और ये आज का ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से नंबर सिस्टम पर आधारित है और नंबर सिस्टम में भी विशेष तौर पर जो संख्याओं का वर्गीकरण है, संख्याओं के प्रकार हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पीएससी में पूछे गए हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है और जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों का ये कंपाइलेशन है। जैसे कई तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं संख्या पद्धति में। आपको पता है कि किसी संख्या x को a से भाग देने पर शेषफल n आता है, तो x स्क्वायर को a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इस तरीके के प्रश्न। संख्या abc से विभाज्य है तो वह विभाज्य होगी किससे, abc के एलसीएम से भी विभाज्य होगी, इस तरीके के प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। फिर भिन्नों के एलसीएम का जो अनुपात होता है वो अंशों के एलसीएम का और हरों के एचसीएफ के रेशियो के बराबर होता है। भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वह अंशों के एचसीएफ और हरों के एलसीएम के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना और इनसे ये मैं वही फैक्ट मैंने इसमें लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो निकालने के लिए 10⁻n-1 का वर्गमूल लगाकर निकालकर शेषफल घटाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछी गई हैं। किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता है, तो 2, 3, 7 और 8। सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश समान हो और हर सबसे बड़ा हो तो वह सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। इनको हम डिटेल में देखेंगे जब हम अंश और हर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। फिर पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं, जिसमें एक ही अंक की जो आवृत्ति है वो बार बार होती है, सेम नंबर रिपीट होता है। इसको जब हम भिन्न से बदलते हैं तो किस तरीके से इसको बदलेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है। और आयलर का जो इक्वेशन है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संख्या पद्धति में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, एमपीपीएससी ने ही पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। फिर पाई किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक संपूर्णांक है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, 1275। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में निकाल नहीं सकते हो, तो आप सीधा सीधा इनको याद करके जाइए, नहीं तो ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेंगी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, आंसर क्या आएगा, 1275। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 400 होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स।
किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? अनडिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? 0 है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। 1 से 100 तक कितनी बार 9 का अंक आता है? तो 20 बार 9 का अंक आता है, बीपीएससी में पूछा गया है। 1 से 100 तक कितनी बार एक अंक आता है? तो ये 21 बार, याद रख लीजिएगा इसको। 1 से 100 तक कितनी बार 0 का अंक आता है? 11 बार। ये सारे वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 99, 44। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या क्या होगी? 200 होगी। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। दो संख्याओं का योगफल 25 दिया है, अंतर 13 दिया, तो उनका गुणनफल क्या होगा? इकाई के अंक के ऊपर प्रश्न बने हैं कई सारे, इनको अपन और डिटेल में बाद में देखेंगे। 7 के ऊपर 105 की पावर जो है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यदि संख्या 357 25 से इसका गुणा किया जाता है तो 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये स्टार है, दैट मीन्स इसी का मान पूछा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो 5 आएगा इसके स्थान पर। ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं, इनको अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 15 होंगी। रोमन में एल का मान क्या होता है? 50 लिखते हैं। सी का मान 100, एम का मान 1000। एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 1.6 किलोमीटर। पाई चार्ट में कुल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। और आपको पता भी होना चाहिए कि पाई चार्ट का इस्तेमाल क्या किया जाता है? स्टेटिस्टिक्स में किया जाता है। जैसे किसी राज्य के जो फसलों के विभिन्न क्षेत्रफलों को यदि हमें प्रदर्शित करना है तो हम क्या बताएंगे कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें धान की फसल का प्रतिशत इतना है, उसमें गेहूं की फसल का परसेंटेज इतना है, उसमें आपके जो है खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत इतना है। तो ये किसके माध्यम से दर्शाना आसान होता है? पाई चार्ट के माध्यम से। दंड आरेख या बार ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ये डिस्क्रीट वेरिएबल को प्रदर्शित करता है, असतत चर को। आयत चित्र या हिस्टोग्राम ये सतत चर को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर लघुगणक mn का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि log में यदि m इंटू एन लिखा है तो ये अलग अलग ऐड हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। log m बाय n लिखा है तो ये माइनस में होता है, log m माइनस log n। log m टू दी पावर n होता है तो n जो है वो आगे आ जाता है तो n log m बन जाता है। 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 32 दिया है तो x का मान क्या होगा? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना होगा? 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा ये। तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। फिर त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हो तो त्रिभुज कितना होगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। दो खंभों की ऊंचाई a और b हैं, उनके पादों को मिलाने वाली रेखा, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न आते हैं। सीधा सूत्र आपका लगता है h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB। माध्यमिक शिक्षा में 10 + 2 + 3 का पैटर्न किस समिति ने दिया था? एक कोठारी आयोग की अनुशंसा पर दिया गया था। और अभी जो NEP है, NEP में आपका कैसा पैटर्न है? 5 + 3 + 3 + 2 का पैटर्न है। ये किसने सुझाया है? आपका कस्तूरी रंगन कमेटी ने दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर, रामानुजम जी के जन्मदिन पर। सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, भास्कराचार्य जी द्वारा रचित है। तो ये प्रश्न वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं। अब हम आते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, और आपको पता है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है जिससे हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हम बता दें कि संख्या पद्धति क्या कहलाती है। जब हम अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाते हैं तो ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, ये कहलाता है नंबर सिस्टम। तो हमने क्या किया? अंकों का इस्तेमाल किया और हमने संख्याएं बनाई, तो ये पद्धति कहलाएगी संख्या पद्धति। जैसे रोम पद्धति होती है, दार्शनिक अंकन प्रणाली होता है। दार्शनिक अंकन प्रणाली में हम कहाँ से कहाँ तक के अंकों का इस्तेमाल करते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, जहाँ पर हमने नंबर्स को बनाने के लिए कहाँ तक के नंबर्स लिए? 0 से लेकर के 9 तक के नंबर लिए हैं। तो संख्याएं बनाने के लिए हमने अंकों का प्रयोग किया। फिर रोमन नंबर सिस्टम होता है। रोमन नंबर सिस्टम में हम रोमन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। फिर अब संख्या पद्धति में कई प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं। जैसे एक होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? इसे पहले तो आप साइन देख लीजिए, इसको इस
संकेत से डिनोट करते हैं, और सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग होती हैं। हम आपको बता दें कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। मेन कैटेगरी यही दो होती हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, और यहाँ पर आएंगे आपकी इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। तो जब वास्तविक पार्ट भी रहे और काल्पनिक पार्ट भी रहे तो ये मिलकर के क्या बनता है, आपकी सम्मिश्र संख्या बनती है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर के ही क्या बनती है, आपकी सम्मिश्र संख्या बनती है। इसमें जो पहला वाला पोर्शन है, ए पोर्शन, ये आपका वास्तविक संख्या है, बी भी आपकी वास्तविक संख्या है, और आई क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, और आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ये याद रखिएगा। फिर रियल नंबर अभी मैंने आपको बताया आर से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, जैसे 3 + 4i, 5 - 2i है ना, √-4। ये क्यों होगी सम्मिश्र संख्या, क्योंकि √-4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × i के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया i की वैल्यू कितनी होती है, √-1। वास्तविक संख्या जो होती है इसको हम r से डिनोट करते हैं। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आप देखिए नंबर लाइन क्या होती है, तो नंबर लाइन एक हमने लाइन ड्रॉ करी, इसमें ये आपका हो गया 0। यहाँ से इस तरफ यदि हम जाएंगे तो +1 +2 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपका है, +∞ तक, और यहाँ पर आप देखिएगा तो -∞ तक है। तो ये आपकी नंबर लाइन कहला गई। इसमें आप देखिए -1 -2 इस तरफ आएंगे। तो यदि कोई संख्या है, यदि हम उसको नंबर लाइन पर डिनोट कर पा रहे हैं तो वो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी आपकी वास्तविक संख्या। अब आप हमसे पूछेंगे कि डेसिमल नंबर क्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। यदि हम 0.5 लें तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, और 5/10 को यदि हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। 1/2 क्या है, आपकी भिन्न है। तो चाहे भिन्न हो या आपकी डेसिमल नंबर हो, दशमलव संख्या हो, है ना, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं का भी वर्गीकरण अपन अभी डिटेल में इसको देखेंगे। वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, डेसिमल नंबर भी आएगा, √2 भी आएगा, पाई भी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि हम इन सब को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया आई, जिनका वर्ग क्या हो, ऋणात्मक हो, √-1 = i। तो ये इस तरीके की संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। मैंने आपको बताया कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों को मिलाकर के ही क्या बनती हैं, सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर आप देखिए परिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2/3 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। यहाँ P और Q आपका क्या होता है, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है परिमेय संख्या की। -5 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको -5 को भी तो हम -5/1 लिख सकते हैं ना, और 1 क्या है, Q1 आपका Q है, और ये 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें P से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें PYQ के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और ये दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो दशमलव शांत और दशमलव अशांत संख्याएं आपकी होती हैं। डिटेल में जब हम उनका वर्गीकरण देखेंगे तो पढ़ेंगे। √2, √3, पाई और इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। फिर पूर्णांक संख्याओं पर एक बार हम ध्यान देते हैं। पूर्णांक संख्याएं, इन्हें हम Z से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। सभी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य संख्याएं, तो ये सब क्या होती हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में आप देखिए 0 के इस तरफ आप जाओगे तो -1 से लेकर के -∞ तक, और 0 से लेकर के +∞ तक, तो ये सभी पूर्णांक हैं। जो माइनस वाले पूर्णांक हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, और जो प्लस वाले हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 0 भी शामिल है आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स किसको कहते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब इन संख्याओं में यदि हम 0 और ऐड कर दें
तो ये क्या कहलाई जाएगी, होल नंबर्स कहला जाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहला जाएंगी। इसमें जीरो भी ऐड है तो इसलिए ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जो गिनती में 1 से शुरू। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या हैं, आपकी सम संख्याएं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2n-1, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं अधिकांशतः, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। शुरुआत में आप ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं के लिए अलग नियम है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, एक और स्वयं वह संख्या। अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, कोई नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये पता लगाने के लिए हमें केवल इतना ध्यान देना है कि उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे हम कहें कि 3 जो है, क्या वो अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। पहला तो इसमें 1 से हम इसमें भाग दे सकते हैं, और दूसरा 3 से इसमें भाग जा रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, तो इसलिए इसके 2 गुणनखंड निकल करके आएंगे, 1 और 3। तो यह संख्या क्या कहलाई जाएगी, अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। 2 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से भाग जा रहा है और 2 से। आप हमें बताइए, क्या 9 जो है वो अभाज्य संख्या है? ये विषम संख्या तो है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के कई सारे फैक्टर्स निकलते हैं। 3 से भी इसमें भाग चला जाता है, 9 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, तो ये आपकी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने निकल आए, 3 निकल आए। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अधिक से अधिक जो इसके फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, एक और स्वयं वह संख्या। फिर आपकी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स जिनको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वो भाज्य संख्या कहला जाएंगी। अभी अपन ने देखा जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरीके की संख्याएं ज़्यादातर सम संख्याएं होती हैं। और इसमें आप देखिए जैसे 4 है, तो 4 के कितने गुणनखंड हैं, 2 से भी भाग जा रहा है, 1 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है। तो 4 कैसी संख्या है, आपकी भाज्य संख्या है, और यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। फिर सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF केवल 1 हो, महत्तम समापवर्तक क्या हो, केवल 1 हो, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आप देखिए जैसे 2 और 3, इनका क्या कोई कॉमन HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इन दोनों संख्याओं में मौजूद हो? केवल एक ही वह संख्या है जो इनके बीच में कॉमन है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 5 और 9 के बीच भी एक ही है, 8 और 15 के बीच में भी एक ही है, तो इसलिए हम इन संख्याओं को क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। एक बार आप इनको देख लीजिए, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। तो आपको मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी कौन सी संख्याएं शामिल होंगी, इमेजिनरी भी शामिल होंगी और रियल नंबर्स भी शामिल होंगे। तो फिर आप देखिए उसके अंदर क्या आएगा, आपका रियल नंबर्स आएंगे, है ना। और रियल नंबर्स को ही अपन क्लासीफाई कर सकते हैं किस किस फॉर्म में, कई तरीके की संख्याएं आ जाएंगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका रियल अलजेब्रिक संख्याएं आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, फिर उसके अंदर क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, फिर आपकी क्या आएंगी, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये डायग्राम के माध्यम से आप जो है याद रख सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 के बाद में जो भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी संख्याएं आप देखिए ये विषम संख्याएं हैं। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि कैसी है, सम है और अभाज्य है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। फिर 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है और एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं, वो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं।
1 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 शामिल नहीं होता। जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अपने आप में ये पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक भी है। और कैसा पूर्णांक है 0? धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। रामानुजन संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1729 वो संख्या है जिसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग घनों के योग के रूप में दो तरीकों से लिखा जा सकता है, 12 के ऊपर 3 की घात प्लस 1 और 10 के ऊपर 3 की घात प्लस 9 के ऊपर 3 की घात के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं 1729 को। परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है? वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, उसको हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। देखिए, परफेक्ट नंबर के साथ साथ आपको कुछ और नंबर्स भी याद रखने हैं। जैसे एक आपका होता है, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। अब देखिए, जो परिपूर्ण संख्या है या परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर में जो संख्या है उसके जितने भी फैक्टर हैं उस संख्या को छोड़ करके उसके जितने भी फैक्टर हैं 1, 2 और 3, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा। इन सबको यदि हम जोड़ें तो क्या निकल करके आएगा? वह संख्या ही निकल करके आएगी। तो इस संख्या को 6 को हम क्या कहेंगे? परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसके गुणनखंडों का योग क्या है? खुद इस संख्या के बराबर है। ऐसी एक और दूसरी संख्या कौन सी है? 28, जिसके यदि आप फैक्टर निकालोगे तो 1, 2, 4, 7 और 14 ये फैक्टर हो सकते हैं। इन सबको ऐड करोगे तो आप 28 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, दूसरी संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं अबंडेंट नंबर। तो परफेक्ट नंबर का ठीक उल्टा क्या हो जाएगी? अबंडेंट नंबर, अपरिपूर्ण संख्या। और इसमें जो गुणनखंडों का योग होगा वो ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? गुणनखंडों का योग ज़्यादा आएगा। जैसे हम कहें कि 12 यदि एक संख्या उठाएं तो आप इसके गुणनखंड निकालिए जरा। 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 6 से भी जाएगा। जब आप इन सब का योग करोगे तो ये कितना आ रहा है? 6, 4, 10 और 3, 13, 2, 15 और 1, 16। 16 क्या है? 12 से ज़्यादा है। तो ये संख्या को हम क्या कहेंगे? अबंडेंट नंबर। ठीक है, प्रचुर संख्या जिसको हम कहते हैं। और दूसरा होता है डेफिशिएंट नंबर में ये जो फैक्टर्स निकलेंगे उन सब का योग जो है उस मूल संख्या से कम होगा। जैसे हम संख्या 10 को उठाएं, 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 होंगे और 5 होगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर है 10 का? नहीं है, 1 होगा। इन सबको ऐड करो आप, 5, 2 और 1, आपका 8 निकलेगा। और जो 8 है वो 10 से क्या है? छोटा नंबर है। इसलिए संख्या 10 को हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट नंबर। समझ में आई बात? फिर आगे और संख्याओं के प्रकार देखते हैं। कुछ और संख्याएं देख लीजिए। जैसे एक संख्या कहलाती है ट्विन प्राइम। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5, इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 अंतर कितना है? 2 है। 11 और 13 अंतर कितना है? 2 है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। ये इस तरह के जो पेयर बनते हैं उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। अब एक रेयर फैक्ट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा प्राइम ट्रिपलेट बताइए, है ना, जो कि क्रम से आए। तो प्राइम नंबर्स का जो ट्रिपलेट है वो कहलाएगा 3, 5 और 7। इन सब में 2 का अंतर भी है और ये क्रम से भी आते हैं। तो ये प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। फिर परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर, जिसके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो। अपन देख चुके हैं, गणित में अभी तक कोई भी विषम परिपूर्ण संख्या नहीं खोजी गई है। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जिसके गुणनखंडों का योग उसके संख्या के बराबर आए। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, n अंकों वाली संख्या जिसके अंकों की n घातों का योग संख्या के बराबर हो। तो यदि हम 153 नंबर लेते हैं, अलग अलग अंक उठाइए आप और इस पर लगा दीजिए क्या? n घातों का योग।
एन ये सेम होना चाहिए, लेकिन है ना, जैसे यहाँ पर 3 की घात लगाई तो यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ पर भी 3 हो, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल करके आएगा, 370, 371 और 407। और ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, सॉरी 153 निकल करके आएगा। 370, 371 और 407 ये संख्याएं दी हैं उन्होंने उदाहरण में। 153 सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, इसे नार्सिसिस्टिक नंबर भी कहते हैं। फिर त्रिभुजीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर्स। आप चिंता मत करिए, मेरी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी यदि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहा तो। वे संख्याएं जिनसे बिंदुओं द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। और ये क्या होता है, 1, 3, 6, 10, 15 और 21 त्रिभुजीय संख्याएं या ट्रायंगुलर नंबर्स, समबाहु त्रिभुज जिससे बने वो आपकी ट्रिपलेट नंबर्स कहलाती हैं। जैसे आप देखिए, किन्हीं दो लगातार त्रिभुजीय संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। ऑटोमॉर्फिक नंबर्स, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक वही संख्या हो, ये देख लीजिएगा एक बार। पैलिंड्रोम नंबर, जो आगे और पीछे से पढ़ने पर एक समान हो, जैसे 11 है ना, ये सॉरी 121 है या 1331 है, इसमें आगे से भी आप 121 ही पढ़ेंगे, पीछे से भी 121 ही पढ़ेंगे, तो ये नंबर क्या कहलाती है, पैलिंड्रोम नंबर कहलाती है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो नंबर सिस्टम में जो है, अच्छा कुछ और देख लीजिए, कुछ और पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट। ये नियम तो अपन बाद में देखेंगे, इसमें कुछ और संख्याएं हैं, दुर्लभ संख्याएं हैं। एक संख्या कहलाती है मेंच-हॉसन संख्या, और जो नंबर, ये केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इस श्रेणी में आती हैं, और यह वह संख्या होती है जिसमें अंकों को उन्हीं की घातों को लगा करके जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। n बराबर समेशन ऑफ di टू द पावर di। पूरी दुनिया में ऐसी केवल 2 ही संख्याएं हैं जिसमें यदि आप उसी संख्या की घात उस पर लगा दें तो वही आता है। जिसमें एक के बारे में तो आपको पता है कि एक के ऊपर यदि एक की घात लगाएं तो एक ही आता है, लेकिन आप 34, 35 इस संख्या को देखेंगे तो आप इन सबको जब आप ऐड करते हो तो 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 5, इन सबको आप ऐड करोगे तो फिर से आपको वही संख्या मिलेगी। तो ये बहुत ही कमाल का फैक्ट है। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, मंच-हॉसन संख्या। 0 टू पावर 0 को अक्सर परिभाषित नहीं माना जाता, इसलिए 0 इसमें शामिल नहीं होगा। फिर एक और महत्वपूर्ण संख्या है वैम्पायर संख्या। वैम्पायर शब्द ही डरावना है, ये संख्याएं थोड़ी डरावनी लगती हैं। एक वैम्पायर संख्या वह है जिसके n अंक हैं और उसे 2 n/2 अंकों वाली संख्याओं, जिन्हें फैंक्स या दांत कहते हैं, के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। खास बात यह है कि उन दोनों गुणकों में वही अंक होना चाहिए जो मूल संख्या में हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इसको हम क्या कहते हैं, वैम्पायर संख्या। फिर एक संख्या और महत्वपूर्ण है, चक्रीय संख्या। और सबसे प्रसिद्ध चक्रीय संख्या कौन सी है, 142857। इसे 1 से 6 तक किसी से भी गुणा करें अंक वही रहेंगे, बस उनका स्थान बदलेगा, तो इसलिए ये चक्रीय संख्या है। अंकों का स्थान बस परिवर्तित होगा लेकिन अंक वही रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन जो है आपको ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं आयलर इक्वेशन। और ये फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, मैथ्स में भी आप देखोगे तो ये रिलेशन निकल करके आता है e⁻i + 1 बराबर 0। और ये एक गोल्डन इक्वेशन है। गोल्डन इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। नंबर सिस्टम में आप देखोगे तो किसी संख्या में यदि 0 जोड़ा जाए तो फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 0 को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और इसमें इस इक्वेशन में देखिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में शामिल है। 1, यदि हम किसी संख्या में 1 का गुणा करें तो हमेशा हमें वही संख्या प्राप्त होती है। 2 में भी 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए 1 क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणनात्मक तत्समक है। हिंदी मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से उच्चारित होती है तो गुणनात्मक जो तत्समक है उसमें आप देखिए जब हम 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो क्या निकल करके आता है, वही संख्या निकल के आती है। फिर पाई आप देखिए ज्यामिति और त्रिकोणमिति का आधार, वो भी इस इक्वेशन में शामिल है। ई कैलकुलस और वृद्धि का आधार है, तो वो भी इसमें शामिल है। और आई जो है वो काल्पनिक इकाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आयलर इक्वेशन जो है इसमें 5 चीज़ें शामिल हैं और इसीलिए इसको गोल्डन इक्वेशन भी आपका कहा जाता है।
फिर एक और महत्वपूर्ण संख्या है इमर्प संख्या। यह प्राइम शब्द का उल्टा है, इमर्प, है ना। यह अभाज्य संख्या है जिसे उल्टा करने पर वह एक नई अभाज्य संख्या बन जाती है। जैसे हम देखें 13 क्या है, पहले से अभाज्य संख्या तो है ही। यदि हम कहें कि इसका इमर्प नंबर क्या होगा, तो घबराइएगा नहीं, बस केवल क्या करना है, अंकों को उल्टा पलटा देना है, क्योंकि प्राइम का उल्टा ही क्या है, आपका इमर्प है। तो प्राइम नंबर यदि 13 है तो इसका इमर्प क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पैलिंड्रोम अभाज्य संख्याएं जैसे 131 को इमर्प नहीं माना जाता, क्योंकि उल्टा करने पर वे नई संख्या नहीं बनती। तो जब नई संख्या बनेगी तभी हम इमर्प कहेंगे, और यदि पुरानी संख्या ही रहे, ज्यों का त्यों ही रहे, जैसे 131 को यदि हम पलटेंगे भी तब भी वो 131 ही होगा। तो ये संख्याएं आपकी पैलिंड्रोम संख्याएं होंगी, पैलिंड्रोम अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन हम इनको इमर्प संख्या नहीं कहेंगे। फिर एक नंबर है आपकी ग्राहम नंबर। ये ब्रह्मांड से भी बड़ी संख्या है। हम अनंत की बात करते हैं, लेकिन ग्राहम संख्या एक सीमित पूर्णांक है जो इतना बड़ा है कि अगर आप इस संख्या के अंकों को लिखने की कोशिश करें और हर अंक को एक प्लैंक वॉल्यूम, भौतिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जितना छोटा भी लिखें तो भी पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड इसे लिखने के लिए कम पड़ जाएगा। बस आप याद रखिए कि ग्राहम नंबर क्या है, ब्रह्मांड से भी बड़ी संख्या है। गोल्डबैच कंजेक्चर, गोल्डबैक का अनुमान, यह गणित का सबसे पुराना अनसुलझा सवाल है 1742 से। ये देखिएगा, दो से बड़ी हर सम संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप देखिए, बड़ा विचित्र रूल है। यदि आप देखिए दो से बड़ी कोई भी सम संख्या उठा लें, 4 ले लें, 6 ले लें, है ना, इसके बाद में आप देखिए 8 ले लें, 10 ले लें, हर संख्या जो है वो दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखी जाती है। 4 जैसे है तो आप देखिए 2 + 2, है ना, या 1 + 3, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के योग से लिखी गई। 6 आप देखिए 3 + 3, है ना, 6 हो जाएगा आपका, और 1 + 5 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 1 को जो है वो अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, है ना, लेकिन आप कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इसी तरीके के बन रहे हैं। 8 में आप देखिए 3 धन 5, है ना, 10 में आप देखिए 3 धन 7, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसे आज तक गलत साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन गणितीय रूप से इसको हम सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है गोल्डबैक्स कंजेक्चर या आपका गोल्डबैक का अनुमान जो है वो इसमें आएगा। अब कुछ और संख्याएं हैं, जैसे कि आपकी भिन्न और दशमलव संख्याएं, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।